डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस के बारे में बताऊंगी। एम्फिओक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा इसका साधारण नाम है दूररुखी छुरी या लॉन्सिलेट। यह सिफेलोकॉर्डेटा उपसंघ का सदस्य है। इसमें सभी प्राथमिक कॉर्डेट लक्षण जैसे नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम तथा फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इस तरह से यह सरल आदिम प्रकार के कॉर्डेट दशा को प्रदर्शित करता है। इसका सर्वप्रथम वर्णन 1778 में जर्मन वैज्ञानिक पेलास ने किया था। उसने इसे एक स्लग फाइलम मोलस्का का मेंबर या सदस्य समझा था और इसका नाम लाइमेक्स लेंसियोटस रखा था। फिर 1834 में कोस्टा नामक इटालियन साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसकी कॉर्डेट प्रकृति को पहचाना और इसका वर्णन उन्होंने ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम के रूप में किया। उसके बाद येरेल 1836 ने इसका नामकरण एम्फिओक्सिस लैंसियोलेटस के रूप में किया। एम्फिओक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा की वर्गीकृत स्थिति या सिस्टमेटिक पोजीशन। फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप एक्रेनिया, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकार्डी, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौगोलिक वितरण। ब्रैंकियोस्टोमा की लगभग 9 जातियां हैं जो कि कॉस्मोपॉलिटन हैं, यानी कि सार्वभौमिक हैं और संसार के विभिन्न महासागरों में पाई जाती हैं। कॉस्मोपॉलिटन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। यह गर्म समुद्रों जैसे भूमध्य सागर में अधिक पाया जाता है। मोर कॉमन इन वार्मर सीज, स्पेशली abundant near the coasts of China and Japan where it is sold as food। विशेषतः ये चीन और जापान के तटों के पास प्रचुरता से मिलता है, जहाँ ये भोजन की भांति बिकता है। हैबिट्स एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास। Brachiostroma is a marine animal commonly found in shallow waters, preferably brackish or salt water on the sandy coasts। Brachiostroma साधारणतया छिछले पानी में समुद्रों में पाए जाने वाला प्राणी है। यह विशेषकर रेतीले तटों पर खारे या नमकीन जल में पाए जाने वाला प्राणी है। इट लीड्स ए डबल मोड ऑफ लाइफ। यह दोहरी जीवन पद्धति व्यतीत करता है। मोस्टली इट इज़ बरीड इन सैंड in an upright condition with only the anterior end protruding above the sand। अधिकतर यह रेत में सीधी खड़ी दशा में दबा रहता है। केवल शरीर का अग्र छोर
रेत के ऊपर निकला हुआ होता है। However, at night or dusk, it comes out of the sand and swims actively by lateral undulating movements of its body caused by muscles. लेकिन रात्रि या धुंधले समय यह रेत से बाहर निकल आता है और पेशियों द्वारा उत्पन्न शरीर की पार्श्व तरंगित गतियों द्वारा सक्रियता से तैरता है। इट स्विम्स वर्टिकली इन वाटर, यह जल में ऊर्ध्वाधर तैरता है। व्हेन डिस्टर्ब्ड इट जम्प्स आउट ऑफ इट्स बरो, स्विम्स ए शॉर्ट डिस्टेंस, dives back into sand, keeping head backwards, makes a U-turn inside so that the anterior end comes up again above the sand. जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो यह अपने बरों से, अपने बिल से बाहर की तरफ जंप करके आ जाता है और फिर ये कुछ दूरी में उस दूरी पर तैरता है। उसके बाद वापस से ये रेत में अपने हेड को नीचे कर कर धंस जाता है और इस प्रकार ये एक यू टर्न या यू शेप की एक बरो बनाता है और इसका अग्रसिरा वापस रेत के ऊपर आ जाता है। ये देखिए, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एम्फिओक्सिस नीचे सैंड में दबा हुआ है और इसका अग्रसिरा रेत के बाहर आया हुआ है। इसमें बॉडी के अंदर की और भी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये समुद्र में नीचे उसकी अग्र सिरे से बाहर निकला हुआ, नीचे उनके तट से या बॉटम के अग्र सिरे से बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ एक्सटर्नल फीचर्स या बाह्य लक्षण। ब्रैंकियोस्टोमा इज ए स्मॉल lancet shaped creature with sharply pointed anterior and posterior ends. ब्रैंकियोस्टोमा एक छोटा लेंसेट शेप्ड संरचना है, यानी कि एक छोटे भाले की तरह की संरचना है जिसके दोनों सिरे पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दोनों से ये नुकीला होता है, दोनों सिरों पर नुकीला होता है, इसलिए इसको लैंसिलेट कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द एनिमल वेरीज फ्रॉम 5 to 8 सेंटीमीटर। इसके शरीर की लंबाई 5 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। द बॉडी इज़ इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड। इसका शरीर लंबा होता है और पार्श्व रूप से दोनों साइड टू साइड फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है। द बॉडी इज़ डिस्टिंग्विशेबल इनटू द बॉडी प्रॉपर एंड डेफिनेट पोस्ट एनल टेल। इसका शरीर दो भागों में बटा होता है, बॉडी प्रॉपर तथा पोस्ट एनल टेल, यानी कि पृष्ठ गुदा पूंछ। तो अग्र जो क्षेत्र है उसको मुख्य शरीर या धड़ भी कह सकते हैं, ट्रंक, और पीछे का गुदा के बाद वाला भाग जिसे टेल कहते हैं। द पॉइंटेड एंटीरियर एंड प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड एज ए स्नाउट और रोस्ट्रम। शरीर का अग्र नुकीला भाग स्नाउट या रोस्ट्रम के रूप में
निकला रहता है। Below the snout lies the oral hood formed by dorsal and lateral projections of the body. स्नाउट या सूंड के नीचे शरीर के डॉर्सल और लेटरल पृष्ठ और पार्श्व प्रोजेक्शन से ओरल हुड बना होता है जो कि स्नाउट के नीचे स्थित होता है। द ओरल हुड बियर्स मोर देन 20 स्टिफ बक्कल और ओरल सिराई और टेंटिकल्स। ओरल हुड में 20 से ज़्यादा कड़े बक्कल या ओरल सिराई या टेंटिकल्स होते हैं। माउथ इज केप्ट हिडन विद इन द ओरल हुड एंड एनस इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रल फिन। माउथ या मुख ओरल हुड के अंदर छिपा रहता है और एनस वेंट्रल फिन के लेफ्ट साइड पर स्थित होता है। The atrium opens to the exterior through a round atriopore located close to the anterior end of the ventral fin. Ventral fin के एंटीरियर एंड के समीप एक छोटा एट्रियोपोर उपस्थित होता है। एट्रियम बाहर इस एट्रियोपोर द्वारा खुलती है। The sides of the body proper bear numerous gill slits which remain partly covered by the lateral folds of the body. बॉडी प्रॉपर या धड़ की जो साइड्स हैं उनमें कई गिल स्लिट्स होती हैं जो कि शरीर के लेटरल फोल्ड द्वारा आंशिक रूप से ढकी रहती हैं। As a result, the gill slits are not ordinarily seen from outside. इस कारण से साधारणतया गिल स्लिट्स को बाहर से नहीं देखा जा सकता। The body is provided with a dorsal median longitudinal fold called dorsal fin. शरीर में एक डॉर्सल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल यानी कि पृष्ठ मध्य लंबवत फोल्ड उपस्थित होता है जिसे डॉर्सल फिन कहते हैं। द डॉर्सल फिन इज जॉइंड टू ए ब्रॉडर कॉडल फिन प्रेजेंट अराउंड द टेल। डॉर्सल फिन टेल के चारों तरफ उपस्थित एक चौड़े कॉडल फिन से जुड़ा रहता है। A ventral fin runs along the mid-ventral line lying between caudal fin and atriopore. शरीर की मिड वेंट्रल लाइन के साथ साथ एक वेंट्रल फिन स्थित होता है जो कि कॉडल फिन और एट्रियोपोर के मध्य होता है। The dorsal and ventral fins are supported by a series of connective tissues called fin ray boxes. Dorsal और ventral fins कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक पंक्ति द्वारा सपोर्टेड रहते हैं जिन्हें फिन रे बॉक्सेस बोलते हैं। रनिंग अलोंग द ventrolateral sides of the anterior two-thirds of the body are two longitudinal metapleural folds. शरीर के अग्र 2/3 भाग की वेंट्रोलेटरल साइड पर दो लंबवत मेटाप्लूरल फोल्ड्स उपस्थित होते हैं। These metapleural folds extend between the oral hood and the atriopore. ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स ओरल हुड और एट्रियोपोर के मध्य फैले रहते हैं।
दे पॉसिबली हेल्प द एनिमल ड्यूरिंग बरोइंग इन दी सैंड। ये फोल्ड संभवतः प्राणी को रेत में बिल बनाने में मदद करते हैं। ये देखिए एम्फिओक्सिस का स्ट्रक्चर। इसके अग्र सिरे में हम देखें, अग्र सिरा नुकीला है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसको हम बोलेंगे रोस्ट्रम। रोस्ट्रम के नीचे हमको टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये टेंटिकल्स या ओरल सिराई माउथ को घेरे हुए हैं, माउथ इनके अंदर छिपा हुआ है। ये वाला हिस्सा ओरल हुड कहलाता है। उसके बाद इसका शरीर क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो शरीर के अंदर के ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। फेरिंग्स दिखाई दे रहा है, उसमें दरारें दिखाई दे रही हैं जिनको गिल स्लिट्स बोलते हैं। फिर ये एलिमेंट्री कैनाल एनस द्वारा बाहर खुलेगी। ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड में हम देख रहे हैं डॉर्सल नर्व कॉर्ड, उसके बाद नोटोकॉर्ड। क्योंकि ये एम्फिओक्सिस जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा का प्राणी है और सिफेलोकॉर्डेटा का कैरेक्टर जो है हम जानते हैं कि इसमें शरीर की पूरी लंबाई में अग्र सिरे से लेकर पश्च सिरे तक नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। तो हमें नोटोकॉर्ड दिखाई दे रही है जो कि अग्र सिरे से पीछे पश्च सिरे तक फैली हुई है। पश्च सिरे पर कॉर्डल फिन दिखाई दे रहा है जो कि पूंछ वाले हिस्से को पूरा घेरे हुए है। कॉर्डल फिन डॉर्सल साइड में डॉर्सल फिन से कंटिन्यूस है, मतलब डॉर्सल फिन से जुड़ा रहता है। डॉर्सल फिन जो है वो पूरी शरीर की लंबाई में डॉर्सल साइड में फैला हुआ है। फिर नीचे वेंट्रल साइड में हमें वेंट्रल फिन दिखाई दे रहा है जो कि एनस से लेकर एट्रियल अपर्चर या एट्रियोपोड तक फैला हुआ है। तो ये शरीर, इसमें हमने एम्फिओक्सिस के शरीर की बाह्य आकृति देखी। Now, myotomes and gonads. On each lateral side of the body, a series of V-shaped muscle bands called the myotomes are present. शरीर के प्रत्येक लेटरल साइड पर वी शेप्ड मसल बैंड्स के पंक्ति उपस्थित होती हैं। इनको मायोटोम्स बोलते हैं। Below the myotome, between mouth and atriopore, a series of gonads are found on either side. मायोटोम के नीचे माउथ और एट्रियोपोर के मध्य गोनेड्स या जंदों की एक पंक्ति उपस्थित, प्रत्येक साइड पर एक पंक्ति उपस्थित होती है। Now body wall. Body wall includes from outside a thin, delicate and transparent skin or integument, a well-developed musculature and a parietal peritoneum. बॉडी वॉल में एक थिन, डेलिकेट, कोमल, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी स्किन या इंटेगुमेंट आती है। इसके अलावा सुविकसित मस्कुलेचर या पेशी विन्यास और एक पैराइटल पेरिटोनियम आती है। इस तरह से बॉडी वॉल या देह भित्ति में बाहर से 3 भाग होते हैं: स्किन, पेशिन्यास और पेरिटोनियम। इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रही है देह भित्ति या बॉडी वॉल की ऊर्ध्व काट या वर्टिकल सेक्शन। सबसे ऊपर हम देख रहे हैं क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्यूटिस और फिर सबक्यूटिस।
There is a thin outermost perforated cuticle covering an epidermis which, unlike vertebrates, is made up of a single layer of columnar epithelial cells. एपिडर्मिस को कवर करते हुए सबसे बाहर एक पतली क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो कि एक कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर्स की बनी होती है। ये सेल्स एक बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। क्यूटिकल एपिडर्मल सेल्स द्वारा सिक्रेटेड होती है। एपिडर्मल सेल्स के बीच में कुछ सेंसरी सेल्स उपस्थित होती हैं, लेकिन ग्लैंड्स तथा क्रोमेटोफोर्स उपस्थित नहीं होते। एपिडर्मिस के नीचे टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन लेयर उपस्थित होती है, जो कि क्यूटिस कहलाती है। Below the cutis is a subcutis made of a gelatinous material containing nerve fiber cells and blood vessels. क्यूटिस के नीचे सब क्यूटिस उपस्थित होती है, जो कि जिलेटिनस मटेरियल की बनी होती है। इसमें नर्व फाइबर सेल्स तथा ब्लड वेसल्स होती हैं। The integument is like that of invertebrates, being made only of epidermis. इंटेग्यूमेंट इनवर्टिब्रेट्स की तरह केवल एपिडर्मिस की बनी होती है। ए डर्मिस इज़ लैकिंग विच इज़ प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। इन प्राणियों में डर्मिस नहीं होती, जबकि दूसरे वर्टिब्रेट्स में डर्मिस उपस्थित होती है। द क्यूटिस एंड सब क्यूटिस आर ट्रेवर्स्ड बाय ए सिस्टम ऑफ कैनाल्स। क्यूटिस और सब क्यूटिस में कैनाल्स का एक सिस्टम या कैनाल्स नलिकाओं का एक तंत्र उपस्थित होता है। बिलो द सब क्यूटिस आर मायोटोम्स लाइंड इंटरनली बाय ए थिन लेयर ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम, except in the region of the pharynx, where this peritoneum is restricted to small tracts only. सबक्यूटिस के नीचे मायोटोम्स होते हैं, जो कि इंटरनली पैराइटल पेरिटोनियम द्वारा की पतली लेयर द्वारा लाइंड रहते हैं, लेकिन फेरिंग्स में ये पेरिटोनियम नहीं होती। पेरिटोनियम मतलब पूरे उस पर पेरिटोनियम नहीं होती, ये केवल छोटे छोटे ट्रैक्स पर ही उपस्थित होती है, केवल कुछ भागों में ही उपस्थित होती है। तो कुछ मतलब ये ग्रसनिक क्षेत्र में ये लगातार ना होकर केवल कुछ भागों में या कुछ टुकड़ों तक ही सीमित रहती है। तो इस तरह से जो एम्फिओक्सिस की जो देह भित्ति है, उसमें सबसे बाहर क्यूटिकल है, उसके बाद एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस एक बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा आधारित रहती है। एपिडर्मिस सिंगल कोशिकाओं की बनी हुई परत है, जो कि अनेक स्थानों पर छिद्रित होती है। इसमें एपिडर्मिस में संवेदी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ग्रंथिल और वर्णक कोशिकाएं नहीं होती। उसके अधिचर्म या एपिडर्मिस के नीचे चर्म या क्यूटिस होती है, जो कि संयोजी ऊतक की बनी हुई परत है। उसके बाद फिर सब क्यूटिस या उपचर्म होती है। यह जिलेटिनी मैट्रिक्स से बनी होती है। इसमें तंत्रिका तंतु, कोशिकाएं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। क्यूटिस और सब क्यूटिस दोनों में नलिकाओं आड़ी तिरछी नलिकाओं का तंत्र होता है। उसके बाद फिर मस्कुलेचर आती है। त्वचा के नीचे मस्कुलेचर
जो कि देह भित्ति का अधिकतर भाग बनाती हैं। ये जो पेशियां हैं ये सारे शरीर में वी आकार वाले मायोटोम्स या पेशी खंडों का निर्माण करती हैं, जो कि एक क्रम में या श्रृंखला में विन्यासित होते हैं। उसके बाद फिर पेरिटोनियम की लेयर आती है, जो कि एक बारीक स्तर के रूप में होती है। तो इस तरह से आज हमने एम्फिओक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा की बाह्य संरचना, उसके हैबिट्स, हैबिटेट और उसकी देह भित्ति के बारे में पढ़ा। आगे हम दूसरे लेक्चर्स में इसके शेष भागों के बारे में और शेष तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।